अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुक़द्दम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं तसव्वुर ज़मान बाबर। ये प्रोग्राम आप बराह रास्त सुन रहे हैं और आज का मौजू बहुत अहम है। एशिया बैरुल काहिल ताउन के हवाले से हम बात करेंगे। एक बड़े मुतहरिक मॉडल को आज हम डिस्कस करना है जो नई बुलंदियों तक ले जाने का एक बाइस होगा और ख़ास तौर पे मलेशिया के दारुल हुकूमत में जो 46वें आसियान सरबराह इजलास के मौके पर पीर के रोज़ आसियान 2045 के बारे में जो कोलालमपुर एलामिया जारी किया गया है और उससे जाहिर होता है कि जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम अगले 20 सालों के लिए पायदार और जामी तरक्की को सबसे आगे रखी जा रही है और इस पे तवज्जो मरकूज की जा रही है। बहुत ही काबिल कदर शख्सियत बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं और बड़ा एक बिलाग तज़किया होता है जनाब खालिद तैमूर अकरम साहब का। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। इस अहम मौजूद पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। खालिद तैमूर अकरम साहब खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम मुक़द्दम में आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बड़ी इनायत। हम इससे पहले कि इस एलामिया पे बात हो थोड़ा सा आसियान और एशिया बैरुल काहिल ताउन की इस तंजीम को, इस इकट्ठ को, इस जोड़ को आप किस नज़र से देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जी ये आसियान बड़ी इम्पोर्टेंट एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है और ये बेसिकली इसके अंदर जो आसियान कंट्रीज के अंदर मलेशिया, ब्रुनाई, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, इस रीजन के सारे ममालिक हैं और इन मुल्कों के दरमियान ये एसोसिएशन का भी 40वां समिट हुआ है और जिसके अंदर कोलालमपुर डिक्लेरेशन निकली है जो कि आपस में इनकी आने वाले टाइम में और अगले 20 साल के अंदर जो डेवलपमेंट होनी है और जो इन मुल्कों के दरमियान ट्रेड होना है, जो इन मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात होने हैं, उसके ऊपर बातचीत हुई है। इसमें आसियान के बारे में ये मैं बताता चलूं कि ये एक दुनिया के सक्सेसफुल तरीन मॉडल्स में से एक मॉडल है कि मैं तो आसियान मॉडल को यूरोपियन यूनियन से भी ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए समझता हूं कि आसियान की जो एसोसिएशन है कंट्रीज की, इसके अंदर मुल्कों की अपनी आइडेंटिटी भी बरकरार है। हर मुल्क दूसरे मुल्क से तजारत भी कर रहा है, आपस में इनकी फ्री ट्रेड भी है, आपस में इन मुल्कों के दरमियान इजी वीज़ा रजीम्स भी हैं और इन आसियान आसियान जो है इन सब मुल्कों ने इस एसोसिएशन से बेनिफिट उठाया है और अभी तक जब से एसोसिएशन बनी है तब से लेके अभी तक किसी भी मुल्क को किसी दूसरे से शिकायत नहीं रही। वेरएज़ यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर हम देखें तो छोटे ममालिक को कभी बड़े ममालिक से शिकायत होती है, कभी फंडिंग का इशू होता है, कभी क्या इशू होता है। तो आसियान दुनिया में एक बड़ा सक्सेसफुल मॉडल समझा जाता है। बिल्कुल सही। खालिद तैमूर अकरम साहब, जिन अहम सतूनों का जिक्र किया जाता है इस कोऑपरेशन में, यानी सियासी एतबार से जो एक सलामती का एक नैरेटिव है उस पर अमल दरामद हो, फिर इक्तिसादी तौर पे जो ताउन है, समाजी और सकाफती रवाबित को भी बढ़ाना और ख़ास तौर पे जो कनेक्टिविटी के मामला हैं, तो क्या कहिएगा कि जिन मजबूत बुनियादों पे इस तंजीम की ख़ास तौर पे जो 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 पेशरफ्त जारी है, क्या कहिएगा कि आने वाले 20 साल कितने अहम होंगे? जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आसियान की जो भी डिक्लेरेशन हुई है उसके अंदर 4 पिलर्स, 4 सतूनों की बात की गई है और जो पहला सतून है वो है पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी। पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी से मुराद ये है कि बेसिकली ये सारे ममालिक एक दूसरे की सिक्योरिटी में साथ देंगे। एक दूसरे की सिक्योरिटी में साथ देना जो है वो ये नहीं है कि इन्होंने किसी से जंग करनी है या कोई जंगी हालात पैदा करने हैं। आपको पता है कि आजकल टेररिज्म बहुत ज्यादा है दुनिया में और भी बहुत सारे क्राइम्स हैं जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट के मामलात होते हैं, नारकोटिक्स के मामलात होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात होते हैं। ये सारे चीजें सिक्योरिटी पैराडाइम में आती हैं। तो उन सब में ये लोग आपस में इन सब को मिल के रूट आउट करेंगे। खास तौर पे टेररिज्म हो गया या मनुष्यात के खिलाफ जंग हो गई या किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग या इस किस्म का कोई भी क्रिमिनल सिंडिकेट हो उसके खिलाफ ये लोग मिलकर काम करेंगे। दूसरा जो पिलर है वो इनका है कि ये इकोनॉमिक कम्युनिटी के तौर पे काम करेंगे। ऑलरेडी एज ए इकोनॉमिक कम्युनिटी के तौर पे काम कर रहे हैं कि जिसमें मैंने कहा कि इन सब मुल्कों की आपस में इंटरडिपेंडेंस भी है और ये इंडिपेंडेंट भी है इकोनॉमिकली। उसके बाद तीसरा सतून इसका सोशो कल्चरल कम्युनिटी है। इत्तेफाक से सारे इलाके के अंदर जो है बहुत सारे इनके रिलीजन्स भी हैं और बहुत सारे इनके कल्चरल कनेक्टिविटी भी है।
यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, यहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, बुद्ध और जो है बुद्धिस्ट भी रहते हैं। तो ये बड़ी मिक्स किस्म की कम्युनिटी है। इसके अंदर इंडोनेशिया जो है वो सबसे बड़ा दुनिया का इस्लामिक मुल्क है पॉपुलेशन के लिहाज से। इसी तरह मलेशिया को देखा जाए तो मलेशिया के अंदर भी बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो मुसलमान पॉपुलेशन है। इसी तरह वियतनाम को देखा जाए तो वहाँ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज्यादा है। ब्रुनाई को देखा जाए तो वो 100% मुसलमान कंट्री है। तो ये बड़ा एक यूनिक किस्म का इनका जो है वो सोशो कल्चरल मिलाप है। इसी तरह आसियान की कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए, ये सारे मुल्क आपस में सड़क से भी जुड़े हुए हैं, ये सारे मुल्क आपस में रेल कनेक्टिविटी से भी जुड़े हुए हैं, और ये सारे ममालिक जो हैं आपस में मुख्तलिफ सी पोर्ट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे मैं चाइना का नाम लेना खास तौर पर जरूरी इसलिए समझता हूँ कि पिछले 10 साल के अंदर चाइना ने BRI के फ्रेमवर्क के अंदर इन सब मुल्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बड़ा काम करके दिया है। और ये सारे ममालिक जो हैं आसियान के, ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पार्टनर भी हैं, और ये सारे ममालिक चाइना के साथ इनका बहुत ज्यादा ट्रेड है, इंडिविजुअल ट्रेड भी है, इनका कलेक्टिव ट्रेड भी है। अभी कुछ अर्सा पहले मलेशिया के अंदर चाइना ने एक फास्ट ट्रेन का आगाज किया। इसी तरह इंडोनेशिया के अंदर चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हैं। इसी तरह वियतनाम के अंदर देखा जाए, ब्रुनाई के अंदर देखा जाए, फिलीपींस के अंदर देखा जाए, तो इन सब मुल्कों के चाइना के साथ बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं। और ये सारे ममालिक जो हैं ये कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर के तहत भी आपस में कनेक्टेड हैं, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए पिछले 10-12 साल के अंदर इन मुल्कों के अंदर कनेक्टिविटी में और ज्यादा बेहतरी भी आई है। खालिद तैमूर अकरम साहब, चीन का आपने जिक्र किया है, एक दूसरी बड़ी मईशत है और खासतौर पर फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसे। तो चीन और आसियान ममालिक का आपस में जो तजारती ताउन है वो आपकी नजर में किस कदर खुशाइंद है? जी बिल्कुल, इसमें मैं आपको ये बात बताऊं कि अभी चीन के प्रीमियर को खास तौर पे आसियान की मीटिंग के अंदर बुलाया गया था, और चीन ने इस बात का तहिया किया है कि आसियान ममालिक और बाकी दुनिया के दरमियान चीन एक ब्रिज का काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं, क्योंकि आसियान ममालिक थोड़ा सा एशिया के बिल्कुल एक कॉर्नर में है, तो इन लोगों को कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम भी रहता है। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम इसलिए रहता है कि इंडियन ओशन में आने में और बाकी सेंट्रल एशिया के साथ या यूरोप के साथ इनका डायरेक्ट लैंड रूट नहीं है। इनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का है, जिसके तहत सड़कों का जाल और रेलवे का जाल और मैरीटाइम रूट पूरी दुनिया में फैल गए हैं, तो चीन ने आसियान मुल्कों के साथ न सिर्फ वादा किया है, बल्कि चीन ने आसियान मुल्कों की कनेक्टिविटी जो है वो बेल्ट एंड रोड के जरिए बाकी दुनिया के साथ भी चीन करवा रहा है। आपको पता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर इस टाइम पे 155 मुल्क उसके पार्टनर हैं और 30 ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टनर हैं। तो आसियान एज ऑर्गेनाइजेशन भी बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, और आसियान के अंदर जितने इनफरादी तौर पे ममालिक हैं सब जो हैं वो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। तो चाइना की आपको पता है कि चाइना एक बहुत बड़ी इमर्जिंग मार्केट भी है जी। और चाइना जो है वो आसियान मुल्कों की मदद कर रहा है, उनके स्किल्ड वर्कर की ट्रेनिंग के अंदर भी उनकी मदद कर रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी मदद कर रहा है, उनकी इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ में भी उनकी मदद कर रहा है, और एक सस्टेनेबल सप्लाई चेन सिस्टम बनाने में भी चीन इन मुल्कों की मदद कर रहा है। इन मुल्कों को इस टाइम पे जिस चीज की जरूरत है वो एक स्टेबल ग्रोथ रेट की जरूरत है, वो एक स्टेबल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क की जरूरत है, और वो एक स्टेबल ट्रेडिंग पार्टनर्स की इनको जरूरत है। तो चीन इन सब चीजों में आसियान मुल्कों की मदद कर रहा है। उसके अलावा चीन और आसियान फ्री ट्रेड एरिया बन गया हुआ है, जिसमें चीन इनके साथ फ्रीली ट्रेड कर रहा है, और इसको कहते हैं वर्जन 3.0 कहते हैं। उनके एक तीसरी स्टेज है ये, जिसके तहत चाइना और आसियान का आपस में फ्री ट्रेड जोन बन चुका हुआ है। आसियान मुल्कों के बारे में एक मैं आपको और खास बात बताऊं कि ये मुल्क आपस में कल्चरली तो कनेक्टेड हैं ही हैं, उसके अलावा इनके बॉर्डर्स भी आपस में मिलते हैं, जिसकी वजह से एक पूरा एक एन्क्लेव बना हुआ है मुल्कों का।
اور جو کہ बड़े बेहतरीन तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे लेके चल रहे हैं और अपने मुल्कों को इनफरादी तौर पे बड़े अच्छे और ऐसे तरीके से आगे लेके चल रहे हैं। अच्छा, आप क्योंकि खालिद साहब दिफाई मामलात को भी बखूबी जानते हैं, तो ये चीन के साथ जो आसियान ममालिक का ताउन है, ये तस्वीराती एतबार से कितना अहम है स्ट्रेटेजिकली? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं दिफाई लिहाज से तो आपको पता है कि चीन किसी मुल्क के साथ जंग नहीं करना चाहता। चीन एक बड़ा अमन पसंद मुल्क है और चीन चाहता है कि सारे दुनिया के ममालिक आपस में अमन पसंदी से रहें, लेकिन दिफाई तौर पे अब ये बात प्रूव हो गई है कि चीन न सिर्फ इकोनॉमिकली दुनिया में नंबर 1 है बल्कि दिफाई तौर पे भी नंबर 1 है, जिसकी मिसाल आज से 2-3 हफ्ते पहले जब हमने देखा पाकिस्तान और इंडिया की 4 दिन की जंग हुई और उसमें जिस तरीके से चीनी इक्विपमेंट ने, चीनी महारत ने पाकिस्तान की मदद की और जो कि जिसमें भारत को न सिर्फ शिकस्त हुई बल्कि पूरी दुनिया के आगे उनकी बेइज्जती भी हुई और उस इक्विपमेंट की भी बेइज्जती हुई कि जिसको बड़ा दुनिया में टॉप क्लास का समझा जाता था। तो चीनी इक्विपमेंट, चीनी ये मत समझे दुनिया के चीन जो है वो सिर्फ इकोनॉमी में आगे है या चीन सिर्फ गाड़ियां बनाने में आगे है। चीन जहाज बनाने में और चीन की जो वेपन मेकिंग कैपेबिलिटी है उसने भी ये प्रूव कर दिया है कि वो उसमें वो दुनिया में नंबर 1 है। और इस बात को मैं तो अभी जहां भी बैठता हूं बात करता हूं कि चीन अब एक इमर्जिंग इकोनॉमी नहीं रहा। चीन दुनिया की एक वो सुपर पावर बन गया हुआ है जो कि इकोनॉमिकली इस टाइम पे सबसे स्ट्रांग है, सप्लाई चेन के लिहाज से सबसे स्ट्रांग है। और अब जब चंद हफ्ते पहले चीनी इक्विपमेंट, चीनी मशीनरी, चीनी जब इस्तेमाल हुए 4 दिन की जंग में, तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि न सिर्फ चीन इंडस्ट्री में आगे है बल्कि डिफेंस सेक्टर में भी चीन इस टाइम पे दुनिया में नंबर 1 पे है। जी, खालिद तैमूर साहब, ये इक्तिसादी ग्लोबलाइजेशन के हवाले से भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। ये जो माशी आलमगीरियत है, इसमें चीन बाकी दुनिया को साथ लेके जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसमें आसियान ममालिक के लिए किस कदर मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। इकोनॉमिक कनेक्टिविटी जो है वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का एक ड्रीम है और हमने देखा कि कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर के कॉन्सेप्ट जब उन्होंने दिया उसके बाद उन्होंने ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव दिए और साथ साथ 2 और इनिशिएटिव दिए, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। लेकिन यहाँ पे हम माशी एतबार से क्योंकि बात कर रहे हैं तो ग्लोबल डेवलपमेंट में इनिशिएटिव की बात करूंगा। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है बेसिकली एक विन-विन सिचुएशन है सब मुल्कों के लिए। चीन बेसिकली आसियान मुल्कों को जिस चीज पे तैयार कर रहा है वो सेल्फ रिलायंस होने पे तैयार कर रहा है, क्योंकि आसियान मुल्कों के अंदर पहले अगर असेंबली प्लांट्स लगे हुए थे तो चीन अब वहां पे प्रोडक्शन यूनिट्स लेके जा रहा है। अगर जहां प्रोडक्शन यूनिट्स लगे हुए थे जिन मुल्कों में, वहां पे चीन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करना चाह रहे हैं। तो चीन का जो बेसिक मकसद है वो ये नहीं है कि कोई मुल्क पीछे रह जाए। चीन का बेसिक मकसद ये है कि सारे मुल्क आपस में न सिर्फ बाहमी तिजारत करें बल्कि खुद आगे भी बढ़ें, वो आगे भी बढ़े और साथ साथ उनका सप्लाई चेन बड़ा मजबूत हो। किसी भी मुल्क को अपनी प्रोडक्शन लाइन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की हद तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि वो उसकी सप्लाई चेन स्ट्रांग हो। इस वक्त दुनिया में अगर देखा जाए सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जिसकी इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन है, वो चीन है। और चीन यही अपने साथी मुल्कों को और खास तौर पे आसियान मुल्कों को इसी चीज में मदद कर रहा है कि वो अपनी प्रोडक्शन लाइन अगर उन्होंने स्ट्रांग करनी है, अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को अगर स्ट्रांग करना है तो विद इन आसियान कंट्रीज जो है उनका बड़ा स्ट्रांग सप्लाई चेन मैकेनिज्म होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आसियान ममालिक और चीन आपस में मिल के न सिर्फ ट्रेड में तरक्की करेंगे बल्कि चीन की वजह से इन सब मुल्कों के अंदर एक बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आएगी। बिल्कुल खालिद तैमूर साहब, क्योंकि चीन हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज हैं उनको वजह करता है, अहदाफ का तयन किया जाता है, वक्त से पहले उन अहदाफ तक पहुंचने में भी हमने देखा कि हमेशा कामयाब हुआ। क्या कही गई जो 20 साल एक प्लान है, एक मनसूबा बंदी है मशरकी एशियाई ममालिक, जनूब मशरकी एशियाई ममालिक, किन चैलेंजेस का सामना होगा इन 20 सालों में कि जिनको खास तौर पर मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना होगा?
जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि चीनी कौम की, क्योंकि मेरा तो चीन बहुत जाना होता है, चीनी कौम की बड़ी खास बात यह है कि वो शॉर्ट टर्म नहीं सोचते। वो ये नहीं सोचते कि कल सुबह क्या होगा। उनकी जो सोच है, उनकी हुकूमत की सोच, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की सोच और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी सोच इस तरह शुरू होती है कि आज से 5 साल के बाद क्या होगा, आज से 10 साल के बाद क्या होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे दुनिया को जो एक ट्रेड वॉर में डाल दिया गया है या टैरिफ वॉर में जो डाल दिया गया है अमेरिका की तरफ से, उसकी वजह से आसियान मुल्कों को इनिशियली तो एक झटका लगेगा। वजह यह है कि अगर आप की मिसाल लें, वियतनाम की सारी ट्रेड तकरीबन अमेरिका जाती है, इसी तरह इंडोनेशिया की बहुत ज्यादा ट्रेड अमेरिका के साथ है, और इसी तरह मलेशिया की ट्रेड बहुत ज्यादा है, फिलीपीन की ट्रेड बहुत ज्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से एक टैरिफ वॉर शुरू कर दी गई है या टैरिफ के ऊपर जो इशू क्रिएट कर दिया गया है, उसमें उस सिचुएशन में नॉर्मलेंसी लाने में और सिचुएशन को स्टेबलाइज करने में और इन मुल्कों की इकोनॉमी को खराब होने से या बैठने से बचाने के लिए अगर कोई एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है तो वो चीन है। चीन ने अपने दरवाजे सब मुल्कों के लिए खोल दिए हैं, बशमूल पाकिस्तान से लेके तो आसियान कंट्री से लेके तो अफ्रीका तक, और चीन ने ये कहा है कि कोई भी ऐसा मुल्क जो कि ये चाहता है चीन के साथ ट्रेड करना तो हमारे साथ करे। मैं सिर्फ आपको 3-4 दिन पहले की मिसाल दूं कि साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कुछ सैंक्शंस लगाने की बातचीत की, तो चीन की तरफ से बड़ा वाज़ेह पैगाम गया साउथ अफ्रीका को कि अगर अमेरिका आपके साथ आपकी फैक्ट्रियां बंद कर देता है तो हम 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपको सारी नई फैक्ट्रियां खोल देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि चीन एक बड़े भाई होने का हक अदा कर रहा है। चीन की अपनी तरक्की जो हमने पिछले 15-20-30 साल में देखी वो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है। चीन के अंदर जब आप जाए तो आपको लगता है कि एक एक एयरपोर्ट, एक रास्ता ऐसा लगता है कि जिस तरह वो कल रात को ही बना था। हर चीज चीन ने अपनी आवाम को बड़े एहसन तरीके से रखा और हर चीज वहां पे नई बनाई गई है। इसी तरह जो चीन ने खुद अपनी तरक्की की है, चीन ये चाहता है कि उसके दोस्त ममालिक, उसके आसपास के लोग जो हैं वो गरीब ना रहें और वो जो है उनके साथ आगे चले। तो जो आसियान मुल्कों का 20 साल का प्लान है जिसमें जो 4 पिलर्स जो उसके सतून है जिन पे हमने बात की, तो वो बड़े अहम है और मैं ये समझता हूँ कि अगले 20 साल में आसियान ममालिक ना सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर बड़ी तरक्की करेंगे बल्कि आपस में इनका जो कल्चरल कनेक्शन है और इकोनॉमिक कनेक्शन है वो भी आगे बढ़ेगा। यहाँ पे मैं ये भी बात बताता चलूँ कि इस पूरे इलाके के अंदर बहुत बड़ी तादाद चीनियों की ऑलरेडी पहले से रह रही है। अगर मलेशिया में जो समझ जाने का इत्तेफाक हुआ, मलेशिया के अंदर बहुत बड़ी चीनी आवाम मलेशिया के अंदर रह रही है। सही। खालिद तैमूर साहब, क्योंकि आपने फरमाया भी और आप इन ममालिक का विजिट भी करते हैं, अब अगले 20 साल किन शोबों के हवाले से अहम है? जो बढ़ती हुई मईशतें हैं उन्हें किन शोबों पे तवज्जो देना होगी और वो जो खास तौर पे शोबे हैं पाकिस्तान के भी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बता दीजिए कि हमारे लिए क्या ऐसे मौके मौजूद हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। जिन शोबों में अगले 20 साल में मैं समझता हूँ कि तरक्की होगी वो एक टेक्सटाइल सेक्टर है। इनका आसियान मुल्कों में इनका टेक्सटाइल सेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जीन्स बन के जा रही हैं वो, और ये टेक्सटाइल जो बन के जा रहा है वो वियतनाम से बन के जा रहा है। उसके अलावा इनका जो पाम ऑयल है जिससे हम जो घरों में जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं वो मलेशिया और इंडोनेशिया का सबसे ज्यादा है। मलेशिया का जो पाम ऑयल है वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होता है और पाम ऑयल एक्सपोर्ट जो है आने वाले दिनों में वो बेशक सनफ्लावर की हो या ऑलिव ऑयल की हो या पाम ऑयल की हो, वो सारी की सारी पूरी दुनिया में इस टाइम पे जहाँ पे भी तेल इस्तेमाल होता है, जो कि मेरे ख्याल में हर खाने में पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, अगर वो नमक डालें या ना डालें, मिर्चें डालें ना डालें, लेकिन ऑयल तो आपको पता है हर जगह पे इस्तेमाल होता है, तो उसकी बहुत बड़ी मार्केट इधर है। उसके अलावा इनकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बहुत बड़ी मार्केट है। उसके अलावा इनके ड्राई फ्रूट की बड़ी मार्केट है। उसके अलावा गोश्त की बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये सारी मार्केट्स जो हैं उनमें आने वाले 20 सालों में मैं न सिर्फ तरक्की देखता हूँ बल्कि सेल्फ रिलायंस भी देखता हूँ। और खालिद तैमूर साहब, एआई का शोबा कितना अहम है और इसमें चीन किस कदर मददगार साबित हो सकता है इन ममालिक के लिए?
जी, एआई के बारे में मैं आपको बताऊं कि चीन ने एआई की दुनिया में बड़ी रेवोल्यूशन लेके आए हैं। खास तौर पे चीन ने अपना फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम हार्मोनी बना लिया है। पहले तो हमें यही पता था कि एक एंड्रॉयड सिस्टम है और एक फेस अपना आईफोन का सिस्टम है, लेकिन अब हार्मोनी सिस्टम टेलीफोन का चीन ने खुद बना लिया है। इस तरह चीन की जो डीप सीक एप्लीकेशन है और उसके अलावा चीन का जो एआई में इस वक्त मुकाम है वो दुनिया में नंबर 1 का है। और मैं समझता हूं कि ये सारे ममालिक चीन के एआई के मॉडल से, चीन के आईटी के मॉडल से बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीख भी रहे हैं। खालिद तैमूर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पे आपने गुफ्तगू फरमाई। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खालिद तैमूर अकरम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे और आज हम एशिया बहरुल काहिल ताउन के एक मुतहर्रिक मॉडल के हवाले से उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। यकीनन ये तरक्की को नई बुलंदियों पे ले जाएगा और ये 20 साला प्लान है कि मलेशिया के दारुल हुकूमत में 46वें आसियान सरबराह इजलास के मौके पर पीर के रोज ही आसियान 2045 के बारे में कोलालमपुर एलामिया जारी किया गया और जिससे जाहिर होता है कि जुनूब मशरक की एशियाई ममालिक की तंजीम अगले 20 सालों के लिए पायदार और जामे तरक्की को सबसे आगे रख रही है, यानी इसे खास अहमियत दी जा रही है। और फिर इसमें चीन का किरदार एक मुसलमा हकीकत है, किसी से ढका छुपा नहीं है। चीन ताउन पर मबनी बाकी दुनिया, यानी चाहे वो खित्ते की ममालिक हैं या दीगर बर आज़म है, को साथ लेके आगे बढ़ना चाहता है। ग्लोबल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव आप देख लें, ग्लोबल सिक्योरिटी हो, ग्लोबल सिविलाइजेशन हो, ये सब आपस में मरबूत हैं, जुड़े हुए हैं। अमन होगा तो बेहतर अंदाज में हम डेवलपमेंट की जाने बढ़ सकेंगे। और फिर जो सिविलाइजेशन का है, यानी माजी में हम देखते हैं कि जो सकाफतें हैं, जो तहजीबें हैं, उनका टकराव हमने देखा और बड़ी बड़ी जंगों जदल की सूरत में हमने बरीनो इंसान को बहुत से मसाइल और चैलेंजेस का सामना करते हुए देखा। लेकिन चीन चाहता है कि इन तहजीबों का टकराव ना हो बल्कि इनमें हम आहंगी हो और ये एक गुलदस्ते की तरह एक साथ दिखाई दें। यानी हर तहजीब एक अलग फूल है, एक अलग खुशबू और महक रखती है और उस तहजीब को दीगर तहजीबों में जो एक मुश्तरकात है, जो इश्तराकियत है, जो चीज़ें यकसा हैं, सिमिलर हैं, उनके तहत आगे बढ़ना चाहिए, एहतराम करना चाहिए एक दूसरे की तहजीब का, सकाफत का, रिवायात का, कल्चर का, और इसी तरह हम बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं। दिफाई एतबार से भी जैसे खालिद तैमूर अकरम साहब फरमा रहे थे कि चीन बेहतर अंदाज में न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया को एक दिफाई हिकमत अमली के तहत भी जंगो जदल से दूर रखने के लिए एक कोशिश और सही करता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पे भी आप देखें तसादुम है, चपकलिश है, कहीं पे मसाइल हैं, उनकी कमी में भी सियासी तौर पे आप देख रहे हैं कि चीन का जो असर रसूख है वो खासा बढ़ चुका है। इंटरनेशनली हम अगर बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स को देखें, जैसे कि इस्लामती काउंसिल है, उसके एक वीटो पावर की हैसियत से चीन ने हमेशा जंगों की मुखालफत की, हमेशा अमन की, सलामती की, और जो एक पीस के लिए काविशें और कोशिशें हैं उसकी न सिर्फ भरपूर सपोर्ट की है बल्कि हमने देखा कि एक अमन का बहुत बड़ा एक दाई बन के चीन सामने आया। तो आसियान ममालिक, खालिद तैमूर अकरम साहब हमारे आज के तजियाकार भी फरमा भी रहे थे कि बड़ा एक पोटेंशियल मौजूद है। आसियान ममालिक मुख्तलिफ शोबों के हवाले से तरक्की भी कर रहे हैं, लेकिन जिन शोबों में अगर बवजूद वो ज्यादा आगे बेहतर नहीं बढ़ पाए तो चीन मदद के लिए, मुआवनत के लिए आगे बढ़ के उनका हाथ थामे इस तरक्की के सफर में उनको साथ लेके चल रहा है। एआई की बात हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यकीन दौर है और हर शोबे पर इसके असरात नुमायां तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पर जिन जिन ममालिक में जो पोटेंशियल है, कहीं पे प्रोडक्शन हो रही है तो बेहतर अंदाज में उस प्रोडक्शन को जो टेक्नोलॉजी है, जो जदीदियत है, उससे हमकरार या हम आहंग करने में भी चीन अपनी खिदमत पेश कर रहा है। आज के प्रोग्राम बस यहीं तक। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल इसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। हम कदम से तसव्वुर ज़ुमान बाबर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।